students, welcome to lecture 21 of macroeconomics for your class 12th. See, we are continuing our chapter which is money and banking, right? We have completed हमारा money वाला section है ना? Now we are starting with banking. इस particular lecture में we'll be focusing on commercial banks, उसके functions, and before that, what is bank? All right, so let us start with कि बैंक क्या होता है, राइट? तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, जो कि विड्रॉएबल होता है बाय चेक और अदरवाइज में यू कैन थिंक ऑफ डेबिट कार्ड, राइट, एंड योर डिजिटल पेमेंट मेथड्स, योर नेट बैंकिंग, योर फोन पे, गूगल पे, एंड यूजेस द मनी सो कलेक्टेड फॉर लेंडिंग, यानी लोन देने के पर्पज से to the household firms and the government, right? Now, according to the Indian Banking Regulation Act 1949, ये बैंक की एक्टिविटी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं. They say banking means the accepting for the purpose of lending, यानी वो accept करते हैं deposit for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public which is again repayable है on demand or otherwise and withdrawable by check, draft order or otherwise. तो अभी जो हमने दो तरीकों से बैंक के बारे में समझा, उसमें से हमें तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस समझ में आए बैंक के, ठीक है? वी फिगर्ड कि हमारे पास थ्री प्राइमरी फंक्शंस हैं ऑफ बैंक. सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी बैंक they take deposit from the public which may be repayable on demand, ठीक है, इसीलिए हम इसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. यहाँ पे मे बी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ टाइप के अकाउंट्स होते हैं जैसे फिक्स्ड या रिकरिंग, उसमें आप जब मर्जी जाके उनसे नहीं बोल सकते कि मुझे मेरा पैसा दे दो, राइट? लेंडिंग दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक्स का, ठीक है. बैंक जो डिपॉजिट मिलता है उनको, या तो वो उसको लेंड करते हैं फॉर लोन पर्पसेस, ठीक है, या फिर उनसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, राइट? क्रेडिट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट कर देता है, राइट? नाउ इससे पहले कि आप सोचो कि कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है, लेट मी हेल्प यू रिमेम्बर. जब हमने पढ़ा था हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, राइट? तो हमने वहां पे देखा था गवर्नमेंट होती है सप्लायर ऑफ मनी, देन वी हैव आरबीआई, आवर सेंट्रल बैंक, देन एक बड़ा पोर्शन होता है, अ बिग पोर्शन कम्स फ्रॉम योर डिपॉजिट डिमांड, दैट इज योर कॉमर्शियल बैंक्स, राइट? तो कॉमर्शियल बैंक के पास पावर होती है टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय मनी विद द हेल्प ऑफ देयर लेंडिंग एक्टिविटीज. ऑल राइट, नाउ हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट या फिर एसेंशियल फंक्शंस हैं बैंक के, राइट? कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन सफिशिएंट नहीं है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक बोलने के लिए. व्हाट आई मीन इज कि बैंक कैन बी अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसके हम दो एग्जाम्पल देते हैं और फिर समझेंगे कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. नाउ वी नो कि हमारे पास तीन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये सिर्फ एक परफॉर्म करता है, विच इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. दिस इज नॉट लेंडिंग द मनी टू अदर्स, hence not creating any money. All right, so this is not a bank. That is why bank are very different from your NBFCs, non banking financial institutions.
सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बच्चों, जो कि डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और वो मनी भी लेंड कर सकते हैं, यानी डिपॉजिट प्लस लोन, ये दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, UTI एंड म्यूचुअल फंड्स। देखो म्यूचुअल फंड्स तो आपसे डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, फिर वो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, तो टेक्निकली वो डिपॉजिट भी ले रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं। बट जो थर्ड मोस्ट एसेंशियल पावर होता है ऑफ क्रिएटिंग मनी, ये दे फेल टू perform. That is why this is how your commercial banks differ from your different financial institutions. Now you do not have to understand all the types of bank in detail, but आपके लिए अच्छा है कि आप सारे टाइप के बैंक को बाय नेम जाने। तो सबसे पहले the boss bank, that is our central bank. This is an apex institution, right? This is the bank of all the banks. ये apex institution होता है in the banking and financial structure of any country. जैसे हमारे केस में RBI, right? Then we have commercial banks, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड वी हैव कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कॉरपोरेशन के बेसिस पे रन होते हैं। ओरिजिनली ये रूरल एरिया में स्टार्ट किए गए थे, अब ये अर्बन एरियाज में भी स्टैब्लिश्ड है। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल रूरल बैंक्स। इन बैंक्स को हम स्मॉल मैन्स बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। इन्हें रूरल एरियाज में सेटअप किया जाता है टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जैसे छोटे फार्मर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए आपके, राइट। देन वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक। ऐसे बैंकों में बच्चों जो लोन्स मिलते हैं दैट आर गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, और ये लोन्स थोड़े कंसेशनल रेट्स पे होते हैं। जनरली दे आर लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स, ताकि वो कॉस्टली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीद सके, जैसे बड़े ट्रैक्टर्स, राइट, एंड देन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड, whatever purpose that they need for. Sixth, we have exchange bank. See, these are the kind of banks that help you engage in foreign trade. These are the banks which help you finance your foreign trade and carry on foreign exchange businesses, right? Then we have seventh, Exim Bank. X मतलब export, IM से import. These are the export import banks. ये भी आपके importers और exporters को उनकी financial need meet करने के लिए help करते हैं। तो these are the banks for international trade, exchange and Exim. Then we have in the last development banks. Development banks are the banks that are set up in the country for the purpose of promotion of industrial activities. जैसे आपका ICICI, ये एक तरीके का डेवलपमेंट बैंक है। सिडबी, राइट। इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री, राइट। जिस तरीके से फाइनेंस इज योर लाइफ ब्लड, फाइनेंस इज योर लाइफ ब्लड, और इसको बैंक्स हेल्प करते हैं, ठीक है। वैसे ही कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। उस पर्पस को हेल्प करने के लिए वी हैव डेवलपमेंट बैंक्स। ऑलराइट, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज बैंक्स आपको तीन तरह के बैंक्स और सुनने को मिल सकते हैं, जैसे PSUs, दैट इज योर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। These are the banks that are owned and managed by the government या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल योर कैनरा बैंक, राइट, बैंक ऑफ बड़ोदरा। देन अनदर टाइप इज प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक से, प्राइवेट इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा, दीज आर द बैंक्स दैट आर इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट बैंकर्स। फॉर एग्जाम्पल योर HDFC,
ICICI, Kotak Mahindra, right? Then we have foreign banks. फॉरेन बैंक्स का क्या चक्कर है, ये बैंक्स फॉरेन स्टैब्लिश्ड होते हैं बट इनकी ब्रांचेस कई कंट्रीज में रहती हैं। तो अगर एक दो ब्रांचेस इंडिया में है तो वो इंडिया के लिए फॉरेन बैंक्स हैं। जैसे कि आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, राइट, हांगकांग शंघाई बैंक, ऐसे टाइप के बैंक्स को हम फॉरेन बैंक्स बोलते हैं। नाउ दैट यू नो कि कितने तरह के बैंक्स होते हैं, लेट अस फाइनली कम टू दी फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सी कॉमर्शियल बैंक तीन मेजर तरह के, तीन एसेंशियल फंक्शंस वो फुलफिल करते हैं, वी नो दैट, उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दोज फंक्शंस वी हैव सम सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, राइट। तो प्राइमरी फंक्शंस तो वो हैं जो डिस्कस किए हैं हमने डेफिनेशन में। सी the primary functions are accepting deposit and granting loans, advancing loans. In secondary function there are functions like agency services, वो आपके एजेंट के रूप में आपकी हेल्प करते हैं आपके कॉमर्शियल बैंक्स। कुछ ये जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे हेल्प यू इन ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट क्रिएशन, इसके लिए अलग से ही क्लास होगी। आफ्टर दिस lecture we'll jump to credit creation. Let us first start with acceptance of deposit. Now we all know कि commercial banks deposit accept करते हैं, ये उनका primary function होता है, ठीक है। अब वो डिपॉजिट देने वाले इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, राइट। But there are different types of account for different category of people, राइट। जैसे कि हमारे पास होता है current account deposit, right? Then we have savings account deposit, right? Then we have time deposit or fixed deposit. Then we have recurring और cumulative deposit, जो कि टाइम या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का ही एक टाइप होता है, राइट। अब इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। करंट अकाउंट का मतलब देखो क्या होता है, ये आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, जनरली ये बिजनेसेस के लिए होता है, राइट। सेविंग अकाउंट आप मॉडरेट सेविंग्स के लिए करते हो, दिस इज आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, फॉर सैलरीड पीपल, राइट। कॉमन लोग जो होते हैं जिनको रोज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नहीं मीट करने होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट आपका लॉन्ग टर्म सेविंग होता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पीरियड, दिस पीरियड can extend to up to 10 years and even sometimes more than that. Recurring deposit is nothing but a type of fixed deposit, ठीक है। ये आपका रेगुलर सेविंग्स के लिए होता है, इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, दिस इज समवॉट सिमिलर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। अब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट सी, जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अब बैंक को भगवान समझने की जरूरत नहीं है, वो इतने दयालु नहीं होते हैं। वो इंटरेस्ट आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपके ही पैसे इस्तेमाल करके फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं और खुद के लिए ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहे हैं, राइट। बैंक्स ऑल्सो रन ऑन प्रॉफिट बेसिस। तो करंट अकाउंट में आपको जीरो इंटरेस्ट मिलता है या फिर बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट मिलता है, वैसे मोस्टली जीरो इंटरेस्ट रहता है। सेविंग्स अकाउंट में आपको मॉडरेट इंटरेस्ट मिलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सी फिक्स्ड डिपॉजिट आपका इंटरेस्ट कमाने के लिए ही बनाया गया है, जिसको भी इंटरेस्ट रेट जनरेट करना है अपने इनकम पे, वो अक्सर फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लेते होंगे। आपने घर में सुना होगा कि मेरी एफडी मैच्योर हो रही है या मेरी एफडी नहीं मैच्योर हो रही है या एफडी करा लो ज्यादा पैसे हैं तो, राइट। अब विड्रॉल्स देखते हैं। करंट अकाउंट में विड्रॉल्स के लिए बहुत सहूलियत है, अनलिमिटेड विड्रॉल्स होते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिटेड विड्रॉल्स हैं, राइट। फिक्स्ड में विड्रॉल है ही नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू मेक विड्रॉल्स बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड, और इफ वी डू वी हैव टू फेस द पेनाल्टी, राइट। सिमिलरली रिकरिंग में भी वही सिचुएशन है।
नाउ डिपॉजिट पीरियड, जमा करने का पीरियड, ऐसा करंट में कोई फिक्स नहीं है क्योंकि वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए बने हैं, रिकरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए बने हैं, तो उसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। सेविंग्स में भी कोई फिक्स पीरियड नहीं है, ठीक है, बट फिक्स्ड डिपॉजिट में फिक्स्ड पीरियड होता है, राइट, एंड सिमिलर गोज टू रिकरिंग डिपॉजिट। देन पेनाल्टी में एक बार देख लेते हैं, करंट में नहीं लगती है, सेविंग्स में भी नहीं लगती है, बट अगर आप एफडी अपनी तुड़वा लेते हो प्री मेच्योर डेट पे तो आपको पेनाल्टी फेस करनी पड़ती है, सिमिलरली इन योर रिकरिंग डिपॉजिट, राइट। तो मैंने वो सारी चीजों को और थोड़ा समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन राइट दिस, ऑलराइट। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स। नाउ बैंक का बिजनेस क्या है, वो हमसे आपसे पैसे लेगा, वो ए बी को पैसे लेगा, और सी और डी को अगर लोन की जरूरत है तो वो हमारे पैसे सी और डी को दे देगा, ये वहां से इंटरेस्ट कमाएगा और ये हमें इंटरेस्ट देगा, राइट। बट जो इंटरेस्ट दे रहा है हमें, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन जो वो इंटरेस्ट वहां से उठा रहा है, जिसको वो लोन दे रहा है। तो लेंडिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है बैंक का, लेंडिंग से ही वो पैसे कमाता है बैंक। तो द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स, बोरोवर से जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो ज्यादा रहता है देन द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर, ये डिफरेंस की वजह से ही वो हमें इंटरेस्ट दे पाता है, यही डिफरेंस उसका प्रॉफिट जनरेट करके देता है। सो वी कैन से कि कॉमर्शियल बैंक, they act as intermediaries between your borrower and depositor. Now let us quickly understand कि हमारे पास कितने टाइप के लोन्स या एडवांसेस हैं जो कि फैसिलिटेट करता है हमारे लिए कॉमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले वी हैव कैश क्रेडिट, इज वेरी पॉपुलर विद द इंडियन बिजनेसमैन। तो देखो ऐसे टाइप के लोन में क्या होता है, जनरली एक शॉर्ट टर्म लोन होता है विच इज गिवन टू द बोरोवर और द बिजनेसेस, where banks allow withdrawal of funds up to a pre-approved limit. Interest is charged only on the amount used. पूरी full limit पे interest rate charge नहीं होता है। Let me explain you this. See, the ये जो लोन होता है, it is given to the borrower against उनका current asset जो भी रहेगा, ठीक है। ये हमेशा करंट असेट के अगेंस्ट दिया जाता है, जैसे कि शेयर्स, या उनके पास बॉन्ड्स होंगे, या उनके पास उस वक्त का उनका स्टॉक ऑफ गुड्स। तो जनरली ये बिजनेस मैन के लिए होता है। अभी बैंक जो है, योर बैंक, वो पूरा अमाउंट सैंक्शन कर देता है जितना भी पर्सन ए ने लोन में मांगा हुआ रहता है, ठीक है। अभी उनके नाम से उस बैंक में अकाउंट खोल देता है। अब पर्सन ए यहाँ से कभी भी कितना भी अमाउंट निकाल सकता है, राइट, और जितना अमाउंट वो निकालेगा सिर्फ उसमें ही वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, अंडरस्टूड। सो फॉर एग्जांपल अ कंपनी विद अ कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 10 लाख, ठीक है, उसने विड्रॉ किए 6 लाख रुपए, तो उसको सिर्फ 6 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करना है, ना कि पूरे 10 लाख पे, राइट। दूसरे टाइप का हमारे पास लोन होता है जिसको हम कहते हैं आउटराइट लोन्स या फिर टर्म लोन्स, ठीक है। दिस इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। These loans are advanced for short term and medium term generally. देखो इस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पूरी अमाउंट सैंक्शन कर दी जाती है, बट कैश क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में पूरी अमाउंट सैंक्शन कर दी जाती है, बट जितना निकालता है बोरोवर उतने पे ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, राइट। तो द बोरोवर रीपेज इन इंस्टॉलमेंट ओवर टाइम, जो उनका इंस्टॉलमेंट का टाइम रहता है, और जो इंटरेस्ट है वो अंटायर लोन अमाउंट पे चार्ज किया जाता है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस मैन ने 50 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, राइट।
अब उसको उस लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होगी और पूरे पैसे का इंटरेस्ट चुकाना होगा। Understood? Then comes your overdraft facility. This is one of the easiest and convenient methods of asking for loans. ये एक ऐसी facility है where customers can withdraw more than their account balance up to a certain limit. Interest is charged only on the overdrawn amount. See, when a customer gets an overdraft facility from a bank, इसका मतलब क्या होता है कि वो अलाउड है टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस ऑफ द बैलेंस, मतलब जो उसका उस वक्त का अमाउंट है, उसका क्रेडिट बैलेंस है, उससे एक्सेस में वो पैसे वहां से निकाल सकता है, राइट, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट। अंडरस्टूड? मतलब मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट एक्सटेंड दिया गया है आपको। कट द एग्जाम्पल, अंडरस्टूड तक स्टॉप कर देना बस। After that, we have bills of exchange, discounting bills of exchange. This is very interesting. See, इसमें क्या होता है, बैंक provides loan by discounting bills of exchange before they are due. The bank pays the customer the bills amount minus a discount, and the bank collects the full value later. For example, this is Tanu. इसका लैपटॉप का बिजनेस है and this is a dealer, कॉल हिम बी। तो तनु का लैपटॉप का बिजनेस है, तनु ने इसको 5 लाख रुपए के लैपटॉप बेचे, राइट। अब इसको टेक्निकली तनु को 5 लाख रुपए देने हैं, बट अभी इसने बोला कि काम करो, अभी मुझसे पैसे मत लो, जब सामान धीरे धीरे बिकने लगेगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा पूरी अमाउंट। तो तनु कहती है अच्छा ठीक है, बट लेट अस साइन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या लिखा है कि ये जनरली 90 डेज का होता है, 3 महीने के लिए होता है। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज 90 डेज के पीरियड के लिए इशू किया गया। इसका मतलब है ये पर्सन बी तनु को 90 दिन के बाद 5 लाख रुपए दे देगा। अब सपोज करो तनु को कुछ शेयर में इन्वेस्ट करना है, कुछ स्टॉक्स मेंटेन करने हैं, तो उसको अभी जरूरत पड़ गई 5 लाख रुपए की, राइट। तो वो अब बैंक के पास जाएगी, ठीक है, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज लेके, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज लेके। अब यहाँ पे इस केस में बैंक उसको 5 लाख रुपए नहीं देगा, एक डिस्काउंट अमाउंट मान लीजिए 5%, वो काट के उसको पैसे देगा, राइट। तो दिस इज हाउ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क्स। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर डिफरेंट फंक्शंस, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे कि फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट्स थ्रू चेक। देखो बैंक आपको चेक के माध्यम से पेमेंट रिसीव करने का या देने का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट सिस्टम ऑफ पेमेंट्स थ्रू चेक। देन वी हैव ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स। देखो ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स का मतलब है एक बैंक से दूसरे बैंक में इजीली फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, थ्रू टेलीफोनिक ट्रांसफर, थ्रू ड्राफ्ट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, और अब तो डिजिटलाइज हो गया है, राइट। तो विद इन सेकेंड्स आप अपने पैसे दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो और दूसरे से खुद के अकाउंट में मंगवा सकते हो। देन कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एजेंसी फंक्शंस। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट इज समबडी हु हेल्प्स यू ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे वो बहुत सारे काम करता है, राइट। तो जैसे कलेक्शन ऑफ चेक, कलेक्शन ऑफ इनकम, sale and purchase of stock, buying and selling of foreign currency. They also act as trustee और executors. मान लो आप टपक गए तो आपका जो will of exchange, सॉरी दैट वाज रूड, वो कट कर दो, ठीक है। मान लो आफ्टर योर डेथ आपकी will का वो जो है पूरा क्लैरिटी करके देता है, राइट। देन we have some general utility functions and services of your कॉमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल वो आपको लॉकर प्रोवाइड करता है टू कीप योर ज्वेलरी, टू कीप योर कैश सेफ, राइट। देन इट ऑल्सो इशूज ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक जनरली
जो ट्रैवल करते हैं फॉरेन कंट्रीज में उनके लिए होता है, ताकि वो पैसे सेफ रहें, चोरी का डर और ये सब उन पैसों के साथ ना रहे। देन इट ऑल्सो इश्यूज गिफ्ट चेक्स, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ये आपको टैक्स असिस्टेंस भी देता है, राइट, इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस भी देता है। बहुत अब लगभग सारे ही कमर्शियल बैंक्स के पास डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी होती है, जहां पे आप स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज क्रेडिट क्रिएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ through the process of deposit and lending. So commercial bank is very powerful in this context. It has the power to create money. All right. यहाँ पे we have finished this. We'll meet in the next lecture where we will be discussing कि किस तरीके से money create करता है आपका commercial bank.